गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो एक बार आप लोग दोबारा फिर से देखना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो पर्सनली या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसके आगे देखा जाए, हम सेकंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक पर आना चाहेंगे, और वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर देखिए आयोनाइजेशन और आगे एक वर्ड लगा एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंपल मतलब यहाँ पर केवल एनर्जी से है। तो अगर यहाँ पर हमारे सामने आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा जाए तो वो भी पूरी तरह से राइट है। आज थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोगों ने एक नया टर्म ऑप्ट किया है, एंथैल्पी। एंथैल्पी का सिंपल मतलब क्या है कि एनर्जी का मेज़रमेंट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाए, या यूँ कह लिया जाए कि रूम यानी हमारे इन्वायरमेंटल प्रेशर पर किया जाए, तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी वर्ड यूज़ करने लगते हैं एनर्जी के अतिरिक्त। मीन्स एनर्जी के बजाय एंथैल्पी वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी साइंटिफिक तरीके से। अब यह है क्या चीज़, ज़रा इसको देखा जाए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम so as to convert it into a gaseous cation is called its ionization energy, या इसी को एंथैल्पी बोलो या एनर्जी बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। एक बार फिर देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम so as to convert it into a gaseous cation is called its ionization enthalpy। थोड़ा इसको समझा जाए कि ये है क्या चीज़। थोड़ा सा मैं पेपर का यूज़ करूँगा, आप लोग अच्छी तरह से थोड़ा देखना इसको। इसमें देखिए हमें समझाना ये है कि मान लो कि ये अपना एटम का न्यूक्लियस है और ये सेल हैं इसके चारों तरफ, जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मान लो यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि न्यूक्लियस इन सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा डिस्टेंस पर, जितना दूर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो कह सकते हैं न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर उतना ही कम वर्क करेगा। तो अभी मान लीजिए कि इस एलिमेंट में सबसे पहले देखो ये आइसोलेटेड मतलब सिंगल, और इसकी फिजिकल स्टेट गैसियस नेचर की हो, गैसियस नेचर में हम इसको कन्वर्ट करें। और इसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर सेल में है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, हमें इतनी एनर्जी पे करनी पड़ेगी। और जब हम एनर्जी इसको पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एक्साइटेड होगा, अगले सेल में जाएगा, फिर अगले सेल में जाएगा, फिर अगले सेल में जाएगा, और ऐसे इंक्रीज़ होते होते लास्ट में इनफाइनाइट नंबर वाला सेल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा अगर आप इसको इतनी एनर्जी दे दो। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फील्ड से बाहर हो गया, और ये हमारा जो एटम था यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। तो यही जो हम जितनी एनर्जी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में पे करेंगे, उसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। सिंपल वे में आप समझना, बहुत आसान है। एटम गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड कंडीशन में हो, मींस सिंगल स्टेज में हो, किसी दूसरे एटम के अट्रैक्टिव फील्ड में ना हो, और उस केस में एटम का जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाले सेल का, सबसे आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दिया जाए कि न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एकदम से इतना दूर चला जाए कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर वर्क न करे। तो जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एटम से बाहर हो जाएगा तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी हम ये प्रोवाइड करेंगे, उसी सेम एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देंगे।
तो ये चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है। डेफिनेशन एक बार फिर से आप लोग देखिए, क्या है डेफिनेशन, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसको। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, या कन्वर्ट भी कह सकते हैं, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम so as to convert it into a gaseous cation is called its ionization enthalpy या ionization energy। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हम लोग छोटे छोटे टर्म पढ़ रहे हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाले, ये सब अपने लिए बड़े काम के टर्म हैं और पूरे केमिस्ट्री में ये हर स्टेप पर अपनी हेल्प करते रहेंगे। इसलिए आप इसको बेसिक मान करके बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे। अब इसके आगे देखिए, जैसे कोई मान लो कि हमने एटम ले रखा है और एटम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में है, हमने इसको इतनी एनर्जी दी, इसके सबसे बाहर का जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज़ हो गया और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया और ये गैसेस स्टेट में पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे इस प्रोसेस को पूरा होने में, उस एनर्जी को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम नाम देंगे। इसके आगे देखा जाए, अभी हमारा कैटायन जो बना है पॉजिटिव चार्ज आयन सिंगल प्लस चार्ज इसके ऊपर है। अब इसके बाद अगर हम इसको और फिर से एनर्जी देना शुरू करें तो इसके बाद जो इसका दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धीरे धीरे एक्साइटेड होते होते इस कैटायन के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से या कैटायन के फील्ड से बाहर हो जाएगा, अट्रैक्टिव फील्ड से, और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लूज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर अब देखा जाए, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ हो गया तो 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो इस केस में जो हमने इसको एनर्जी सप्लाई की है, एनर्जी प्रोवाइड की है, इसको हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देंगे। अगर इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हैं, इसके बाद भी हम इसको एनर्जी देते ही रहें और एक इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर सेल से बाहर करवा दें या इसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसके बाहर करवा दें, तो उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम दे देंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको देखने से ही लग रहा है कि सबसे पहले जो न्यूट्रल है, इस केस में इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ करने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब यह पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा सिंगल प्लस चार्ज, उस केस में हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन कैटायन के अंदर है उस पर और बढ़ जाएगा, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जाकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड से कम आएगी, या यूँ कह लो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा आएगी। ऐसे सेम कंडीशन थर्ड में है। अगर 2 प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कैटायन पर, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन +1 चार्ज वाले से भी ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जा करके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है कि 1 बाई 1 सब अगर हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, फिर सेकंड की वैल्यू आएगी और फर्स्ट की सबसे कम आएगी। और ये हर जगह ही सिचुएशन चलेगी, ये कहीं किसी के लिए कोई कह सकते हो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन या कुछ ऐसा इसमें नहीं बनना है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे। कुछ देखिए, इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस पर डिपेंड है। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या यूँ कह लीजिए फैक्टर, यानी कह सकते हो डिपेंडेंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर चार्ज। और आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, मान लीजिए कोई एटम है, इसके न्यूक्लियस में मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। इसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है सपोज़ करो, इसके न्यूक्लियस में कम प्रोटॉन है, मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन डेवलप होगा, चूँकि यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर इलेक्ट्रॉन पर या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा आएगी। रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या समझ में आई पूरी बात कि हाई न्यूक्लियर चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में हमें हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या कह सकते हो, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या हाई न्यूक्लियर चार्ज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो न्यूक्लियर चार्ज या लेस न्यूक्लियर चार्ज
लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिलेशन अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अगले वाले पॉइंट की तरफ आएंगे। आप सबको दिख ही रहा है कि एटॉमिक साइज़ और रेडियस। अब आपको पता है कि अगर एटम की साइज़ या एटम का रेडियस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर रहेगा उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम बनेगा। रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए, इसको हम ऊपर वाले केस को यूँ ले सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज़ या इसकी केस में देखा जाए, अब अगर न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होगा तो लूजली जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम आएगा और कम एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। अगर एटम की साइज़ स्मॉल है या रेडियस छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज़्यादा आएगा और फिर रिजल्ट क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। तो मतलब यूँ समझ सकते हो कि एटम की साइज़ अगर ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर आएगी। मीन्स अगर हम यहाँ पर एटॉमिक साइज़ और रेडियस को लेकर के चलें तो 1/, आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगा। मतलब क्या है कि अगर एटम की साइज़ या रेडियस ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लोअर आनी है, और अगर एटम का रेडियस या साइज़ कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई आनी है। मतलब इन्वर्स रिलेशन इन दोनों में ऑलरेडी है। इसके आगे की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूँगा मैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने आप में देखो बहुत अच्छा कह सकते हो कॉन्सेप्ट है। किसी एक ही सेल के s, p, d और f ऑर्बिटल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है, p ऑर्बिटल उससे दूर है, d और दूर है और f सबसे दूर है। तो इस केस में चूँकि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा डेवलप होगा और इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम आएगा। मतलब जितना ज़्यादा कह सकते हो कि पेनिट्रेशन होगा ऑर्बिटल का, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। मतलब क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी। मतलब पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो अपना इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम से बाहर होगा, मीन्स उस पर्टिकुलर एटम से रिलीज़ होगा। मीन्स अगर किसी, ध्यान देना, एक ही सेल के ये चारों के चारों ऑर्बिटल हैं जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अलग अलग सेल के ऑर्बिटल को आप कंपेयर के लिए नहीं कंसिडर करोगे, एक ही सेल के ऑर्बिटल को कंपेयर के लिए कंसिडर करोगे। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो अगर एक ही सेल के एस ऑर्बिटल से और पी ऑर्बिटल में से अगर हमें चॉइस रहे कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो एस चूँकि न्यूक्लियस के क्लोज है इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब पी और डी में कंपेयर करोगे तो डी में और लेस वैल्यू आ जाएगी और एफ से कंपेयर करोगे तो सबसे कम वैल्यू आएगी। मतलब हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेस पेनिट्रेशन इफेक्ट, लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये जो हमने रिलेशन बना रखा एक ही सेल के SPDF में कंपेयर किया गया है। इसके आगे देखा जाए, ये भी हमारे लिए बड़ा काम का पॉइंट है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए आप सिंपली यूँ समझ सकते हो, मान लिया जाए कि कोई भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये मान लो फोर्थ सेल मान के चले। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इस इलेक्ट्रॉन पर भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर भी होगा, इस पर भी होगा, सबसे बाहर वाले पर भी होगा। आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर है क्योंकि न्यूक्लियस के करीब है, क्लोज है। उसके बाद सेकेंड सेल वाले इलेक्ट्रॉन पर होगा, फिर थर्ड वाले सेल पर होगा। सबसे कम अट्रैक्शन लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पर होगा। और हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में इस इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराना है, निकालना है। तो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए उस अट्रैक्शन को ये मिनिमाइज़ कर देंगे, ये कह सकते हो उस अट्रैक्शन को कम कर देंगे। तो यही जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो एक तरह से सील्ड या स्क्रीन जैसा इफेक्ट दिखा रहे हैं।
इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। ध्यान देना मेरी बात फिर से, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर सेल वाले, आउटर सेल को छोड़ करके अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पर भी है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन पर भी है। अगर मान लो इन इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ से बाहर कर दें तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों की रहने से इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमाइज हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, इसी इफ़ेक्ट को शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देंगे। इनर सेल की बात हम करने, ध्यान देना, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर हमेशा स्क्रीन जैसा या शील्ड जैसा वर्क करेंगे, जिससे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा कि कम एनर्जी से ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखा जाए जो हम आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, अगर इनर सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। मतलब अगर हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है तो लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, और लेस स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, आपको ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है इसमें। इसके आगे की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। बड़ा सिंपल पार्ट देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। बहुत कॉमन चीज़ है देखा जाए। अब इसको समझने के लिए यूँ समझ सकते हो आप, जैसे मान लीजिए कि हम सेकेंड पीरियड की बेरिलियम को ले लें और सेकेंड पीरियड के बोरान को ले लें। अब देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है, 1s2 2s2। यहाँ पर भी देखा जाए 1s2 2s2 2p1, ये कंडीशन है। अब s में देखा जाए ये पूरा फिल है 2s2, और यहाँ देखो p से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p1, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपको देखने से ही लग रहा है कि चूँकि ये जो s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ है, और बोरान में p ऑर्बिटल जो आउटर सेल जिसे इलेक्ट्रॉन जाना है, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस बोरान वाले केस में देखा जाए इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या, ये फुलफिल्ड है और ये देखा जाए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, न तो हाफ है न तो फुल है, ये हाफ से भी लोअर सिचुएशन में है। तो मैं केवल इतना से कहना चाह रहा हूँ। पहले नंबर पर देखो पेनिट्रेशन को भी देख सकते हो, एस यानी बेरिलियम में एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोरान में पी से निकालना है। इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा, इसका पेनिट्रेशन कम, इस वजह से भी यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई आएगी, यहाँ पर कम आएगी। दूसरी बात देखा जाए यहाँ पर एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और यहाँ पर बोरान के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरान से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी हमें पे करनी पड़ेगी और बेरिलियम से ज़्यादा। मतलब बेरिलियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी बोरान से हाई आएगी। ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से है। और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेके चलना चाहूँगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बड़ा सिंपल एग्जांपल है और काफ़ी आपके सामने पूछा भी जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। अब देखो कंपेयर करो ज़रा दोनों में, ये हमारे पास 2p3 1 2 3, यहाँ पर 2p4 1 2 3 4, ये सिचुएशन है। अब ज़रा देखो ध्यान से, क्या कंडीशन हमारे सामने दिख रही है कि यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है देखो हाफ फिल्ड है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो आधा भरा हुआ हाफ फिल्ड है। और ऑक्सीजन देखा जाए हाफ फिल्ड से ज़्यादा वाली कंडीशन है लेकिन फुल फिल्ड नहीं है। तो अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो हमें चूँकि हाफ फिल्ड सिचुएशन है,
इसलिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऑक्सीजन में उसके रिस्पेक्ट में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आएगी नाइट्रोजन की ज़्यादा आएगी हाफ फिल्ड होने की वजह से, और ऑक्सीजन की कम आएगी क्योंकि हाफ फील्ड से ज़्यादा वाली कंडीशन है। तो नाइट्रोजन की वैल्यू फर्स्ट, ध्यान देना, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा आएगी और ऑक्सीजन की उसके रिस्पेक्ट में कम आएगी। वैसे यहाँ पर भी बेरिलियम की ज़्यादा आएगी, बोरान की कम आएगी। ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो इससे निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ऑक्सीजन से भी एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था ये भी बाहर हो गया। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा जाए हमारा ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हो जाएगा, और नाइट्रोजन के पास देखा जाए हाफ फील्ड सिचुएशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन की ज़्यादा आएगी, नाइट्रोजन कम आएगी। देख ध्यान देना, सेकेंड की बात मैं कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद। तो इतनी सिचुएशन हमारे सामने है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करती हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझना है। अब थोड़ा सा पॉइंट हमें डिस्कशन इसमें और लेना है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये फैक्टर्स जो हमारे सामने हैं ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। एनसीईआरटी में आप इसकी अच्छी तरह से रीडिंग भी करना, और कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फ़ोन करके इवनिंग टाइम में आप लोग अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बताना, प्रॉब्लम यानी बताना, मैं उसका सलूशन आपके सामने शेयर करूँगा। अब इसके आगे जो दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं ये भी मैं इसी वीडियो में सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड ही वीडियो है अपना पूरा। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल अलोंग अ पीरियड। ध्यान देना कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, लेकिन इन जनरल केस है, ध्यान देना बीच बीच में, और जो हमारे अभी इससे पहले हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं उनका जो इफ़ेक्ट आएगा इससे वेरिएशंस आएंगे। इसलिए आप लोग वेरिएशन को भी समझने का प्रयास करना। अलॉन्ग अ पीरियड आपको सबको पता है लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज़ होती जाएगी। जब साइज डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ेगा, और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट यानी अलॉन्ग अ पीरियड इंक्रीज़ करेगी। ध्यान देना है जो हमारा डिस्कशन है ये फर्स्ट ग्रुप से लेके 17 ग्रुप तक के लिए है। लास्ट वाले यानी 0 ग्रुप की बात हम लोग इसमें नहीं करते, इन जनरल की बात मैं कर रहा हूँ। और विद इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम देखा जाए, टॉप टू बॉटम अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर चूँकि रेडियस बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। लेकिन फिर वही बात करूँगा, ये इन जनरल केस है, मतलब लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। थैंक यू।